आज हम देखेंगे प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे वर्क करता है, दोनों का डिफरेंस, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। ये आइडिया पहली बार 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था स्पैम ईमेल का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। उसके बाद वो 1997 से प्रूफ ऑफ वर्क के नाम से फेमस हुआ। वैसे ये टेक्निक 2009 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन क्रिएट किया तब तक बहुत यूज नहीं हो रहा था। हालांकि प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पे काम करता है जिसमें सभी नोड्स एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल करते हैं। यह पहेली माइनर द्वारा हल की जाती है और समाधान खोजने वाले पहले को माइनर रिवॉर्ड्स मिलता है। प्रूफ ऑफ वर्क बेहतर और अधिक उपकरण वाले लोगों को अधिक रिवॉर्ड देता है। आपकी हैश दर जितनी अधिक होगी आपको ब्लॉक बनाने की संभावना उतनी अधिक होगी और आपको माइनिंग रिवॉर्ड मिलेंगे। संभावनाओं को और भी अधिक बढ़ाने के लिए माइनर्स एक साथ हो जाते हैं जिसे माइनिंग पूल कहा जाता है। वे अपनी हैशिंग शक्ति को जोड़ते हैं और पूल में सभी के बीच समान रूप से रिवॉर्ड वितरित कर देते हैं। तो इसका सारांश ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क माइनर भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और माइनिंग पूल के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो ब्लॉकचेन को अधिक सेंट्रलाइज बनाता है डिसेंट्रलाइज करने की जगह पे। हम चाहते हैं कि बहुत सारे माइनर हो, इसलिए कि कॉइन वास्तव में डिसेंट्रलाइज है और ताकि ब्लॉकचेन सुरक्षित रहे। इन मुद्दों को हल करने के लिए हमें एक नया कंसेंसस एल्गोरिदम खोजना होगा जो उतना ही प्रभावित हो या बेहतर हो प्रूफ ऑफ वर्क से। अगर वो बड़ी माइनिंग कंपनी एक साथ जुड़ जाती है तो वे वास्तव में फेक ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। यदि एक माइनर या माइनर्स का समूह 51% हैशिंग पावर प्राप्त कर सकता है, वे प्रभावित ब्लॉकचेन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह एक बड़ा संकट है और उसको प्रूफ ऑफ स्टेक ये प्रॉब्लम को ट्रिक करने का प्रयास करता है। 2011 में बिटकॉइन फोरम उपयोगकर्ता जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, उन्होंने एक तकनीक का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक कहा। प्रूफ ऑफ स्टेक एक ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन मेथड है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एंड कम जोखिम भरा है प्रूफ ऑफ वर्क के प्रमाण में। ब्लॉकचेन को वैलिडेट करने के लिए केवल एक माइनर को चुना जाता है, लेकिन उस माइनर को चुना जाने के लिए उनके कुछ कॉइन कोलेटरल रूप में लॉक करना होगा। माइनर को फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के लिए दंडित किया जाता है, जिसमें आपको कोलेटरल लोकल में से भुगतान करना पड़ेगा और अच्छे ट्रांजैक्शन के लिए रिवॉर्ड मिलता है। नए कॉइन के निर्माण से और ट्रांजैक्शन फी के साथ जो सेंडर ने भुगतान किया है। केवल एक वैलिडेटर को सिलेक्ट करने की इस टेक्निक को प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसी में माइनर कहते हैं। वैलिडेटर या माइनर फिर पजल सोल्व करते हैं और रिवॉर्ड अर्न करते हैं, जबकि अन्य वैलिडेटर्स उन्हें दोबारा जांचते हैं। यह इस तरह से बहुत ही अधिक उचित है। बात सब प्रूफ ऑफ स्टेक की आती है, यह है कि सिलेक्टेड केवल एक ही वैलिडेटर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे सही ढंग से इसे हल करें, क्योंकि अन्यथा उसे किसी और को चुनना होगा और दूसरा चुना हुआ उसे सही ढंग से हल करे तब तक प्रतीक्षा करनी होगी और यह बहुत समय लगा सकता है और क्रिप्टो स्पेस में समय ही पैसा है। तो इस समस्या का हल करने के लिए हम सुनिश्चित करते हैं कि वो पार्टिसिपेटर्स उनकी कुछ कॉइन्स को लॉक करें और फिर अन्य वैलिडेटर्स वास्तव में उनके काम को डबल चेक करें और यदि वे वैलिडेटर्स गलत थे तो हम उन्हें पेनलाइज करें और उन्हें जो लॉक किया है उनमें से कुछ ले लें। यह प्रोसेस जिसमें कॉइन को कोलेटरल के रूप में लॉक करते हैं उसको स्टेकिंग कहा जाता है। तो संक्षेप में प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन में भाग लेने के लिए आपके पास उस कॉइन में से कुछ कॉइन होना चाहिए। फिर आप उस कॉइन को लॉक कर देते हैं ताकि आप उसका उपयोग कर न सके और आप प्रतीक्षा करते हैं ताकि नेटवर्क तुम्हें माइन करने के लिए चुने। जब आप चुने जाते हैं, यदि आप सही ढंग से माइन करते हैं तो आपको आमतौर पे कुछ कॉइन मिलते हैं जिसको हम स्टेकिंग रिवॉर्ड कहते हैं, और यदि आप गलत तरीके से माइन करते हो तो वास्तव में पेनलाइज हो जाओगे और कुछ कॉइन शुरू में लॉक किया था उनमें से खो दोगे। कुछ रिस्क है जो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग पे आते हैं। रिस्क नंबर 1 लॉकिंग पीरियड है।
जब आप अपने कॉइन स्टेक पर लगाने के लिए जाते हैं तो इसे लॉक स्टेट में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस दौरान आप अपने कॉइन को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहीं भेज नहीं सकते हो और आप उन्हें कैश भी नहीं कर सकते हो। कभी कभी उन्हें लॉक करना पड़ता है निश्चित समय के लिए, शायद महीना या कभी कभी 1 वर्ष तक। यह एक रिस्क है। रिस्क नंबर 2, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। लगभग हर मामले में यह इतना आसान नहीं है, बस कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और फिर इसमें बटन दबाकर, जो आप आमतौर से करते हो। कोड करना पड़ता है, कंप्यूटर सेटअप करना पड़ता है और कैसे वैलिडेट करते हैं वो भी देखना पड़ता है, और वॉलेट में रिवॉर्ड कैसे एक्सेप्ट करें। और अगर कोई समस्या आती है तो आप इसके जिम्मेदार होते हैं, आपको ही ठीक करना पड़ता है। रिस्क नंबर 3, यदि आप वैलिडेशन प्रोसेस नहीं चाहते हो तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉइन को किसी और जिसके पास ज्ञान है और इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के उपकरण हैं, उसको वैलिडेशन कमीशन की आवश्यकता होती है, उसे आप दे सकते हो और आपके प्रॉफिट में से यह कमीशन काट सकता है और किसी समय अपनी जमा राशि के साथ भाग भी सकता है। रिस्क नंबर 4, रिवॉर्ड का ड्यूरेशन। अपने चुने हुए नेटवर्क पे आधार है कि हर 1 मिनट में देता है, हर 1 दिन पे देता है, कभी कभी सप्ताह भी लगा सकता है। तो आपको नेटवर्क का रिवॉर्ड पे आउट टाइम देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में चाहता हूँ कि आपको स्टेकिंग के बारे में कुछ आइडिया दे दूँ, तो आप अपने कॉइन को स्टेक करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। मैं आपको कुछ कॉइन पे कितना रिवॉर्ड मिलता है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बहुत सारे स्टेकेबल कॉइन हैं जिसमें 5% से 500% तक का API मिलता है। स्टेकिंग के बारे में अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे स्टेकिंग करना बहुत ही ईजी है, लाइक बाइनेंस एंड कॉइनबेस पे जाके आप अपना कॉइन स्टेक कर सकते हो। बहुत ही सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है जैसे कि यूनिस्वैप। आपको स्टेकिंग के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप का बटन दबा दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहेंगे। richard.crypto चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टो के बारे में आपको एजुकेट करना ही हमारा मकसद है। मिलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल एक्सप्लेन वीडियो में।